हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप सबको जानने की इच्छा भी बहुत थी, आपने कमेंट्स में मुझसे बहुत पूछा था और ये चीज़ मुझे बताना भी अनिवार्य है क्योंकि आपको पढ़ाने से पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर लिखा है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम सिलेबस। जी हाँ, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। इसमें जो मैंने इसके ऊपर पिछली वीडियो बनाई थी जो थी एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, अब उस वीडियो में मुझसे काफ़ी लोगों ने कहा था सिलेबस डिस्कस कीजिए। और क्योंकि आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी तैयारी का पहला स्टेप यानी कि हिंदी में 1 जनवरी से स्टार्ट कर देना जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको यहां पे सीधे सिलेबस डिस्कस करूंगा। अभी एक चीज मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि आप अपनी स्क्रीन को वाइड कर लीजिए क्योंकि काफी सारा मैंने लिख दिया है यहां पे और अगर आप छोटे से देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। साथ में यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी, जितने वाइड टॉपिक जितना खोल सकता था मैं इन सबको उतना खोल के मैंने इसको लिखा है। आप गूगल पे जाएंगे आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं मिलेगा और जितना ज़रूरी है जो आपको पढ़ना है केवल वो लिखा है मैंने यहाँ पे। दूसरी बात है, ये ही टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ये मैं आपको एज इट इज पढ़ाऊंगा और यूपीएसआई का जितना भी कोर्स है वो मैं आपको निःशुल्क पढ़ाने वाला हूँ। मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 2 चीज़ों की मुझे आपसे डिमांड है। एक अभी चाहिए, एक बाद में चाहिए। अभी ये चाहिए कि आप मैक्सिमम शेयर कीजिए और बाद में मुझे जो भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ा हुआ है और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, मुझे उसके शरीर पे वर्दी चाहिए। इसी अच्छी कामना के साथ हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी में टॉपिक्स हैं। हिंदी में सबसे पहला टॉपिक है वर्णमाला, यानी कि आपको वर्णमाला पढ़नी होगी। वर्णमाला से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद शब्द भेद आता है, जैसे तत्सम शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, यहां से प्रश्न आता है। देशज शब्द होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, यहां से प्रश्न आता है। उसके बाद पर्यायवाची से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यायवाची आप समझते होंगे, एक किसी भी चीज के पर्यायवाची यानी जैसे आप आकाश ले लीजिए तो गगन कहते हैं, इस तरह से आप सब चीज देख सकते हैं, आसमान कहते हैं, तो और भी सारी चीजें हैं। उसके बाद विलोम शब्दों में क्या आता है, जैसे रात का दिन और इसी तरह से। ये तो बहुत बेसिक है, इन सबकी मैं प्रॉपर क्लास दूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद आते हैं अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्दों का मतलब होता है कि जैसे एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, यानी कि जैसे आपने एक दोहा सुना होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाई, ये आपने दोहा सुना होगा। तो यहां पर कनक शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ है सोना और दूसरा अर्थ है धतूरा। तो इसी तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जो अगला टॉपिक है इसमें वो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। यदि ये आपने इंग्लिश में सुना होगा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी इसके क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि जो कभी ना मरे अमर, जो जिसका पति मर चुका हो विधवा, इस तरह से करके जो चीजें होती हैं वो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आती हैं। और जैसे कि जो एकदम से कविता बना लेता हो, आशु कवि, यानी पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा है उसके लिए आपको 1 वर्ड लिखना है, यानी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अब उसमें कोई भी अशुद्धि हो सकती है। यहां पे आपसे 2 तरह क्वेश्चन पूछेगा। पहली बात तो आपसे पूछेगा सीधे आप इसको सही कर दीजिए, शुद्ध रूप क्या है वो आप बता दीजिए। दूसरी चीज जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा, एक पूरा का पूरा वाक्य दे देगा, अशुद्धि दे देगा, बोलेगा कि इसमें किस तरह की अशुद्धि है, इसमें सर्वनाम की अशुद्धि है, क्रिया की अशुद्धि है, क्रिया विशेषण की अशुद्धि है, ये सब चीज आपसे पूछेगा। उसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछेगा आपसे कि कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, ये चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं और मेरे पास स्पेस बहुत कम है तो मैंने कुछ चीजों को जोड़ के लिखा है। उसके बाद आपका टॉपिक है लिंग का। लिंग में पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो ये सब लिंग हमको पढ़ने हैं। उसके बाद वचन, एक वचन, बहुवचन। उसके बाद कारक है, कारक में देखना होता है कि कर्ता ने कर्म को, ऐसे पूरा जो होता है कर्ता ने करण को, ऐसे ये आपने सुना होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। आपको संज्ञा पढ़नी है, कितनी तरह की होती है। उसके बाद सर्वनाम, प्रोनाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद विशेषण होते हैं एडजेक्टिव, जो संज्ञा के गुणों को और अवगुणों को प्रदर्शित करते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया यानी कौन सा काम किया जा रहा है। अब क्रिया पूछता है आपसे, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इन सब जो चीजों के बारे में आपसे
पूछता है। उसके बाद क्रिया विशेषण, जिसको इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, ये आपसे टॉपिक पूछा जाएगा। उसके बाद काल से भी प्रश्न आता है, टेंसेस से भी प्रश्न आता है। उसके बाद वाच्य और अव्यय, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने। अब जो जिनकी टेंशन सबसे ज्यादा रहती है वो दो टॉपिक हैं, एक है संधि, एक है समास। तो आप एक बार यदि मुझसे पढ़ लेंगे ना तो आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली, एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगला है विराम चिन्ह, आपको चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप इसको मान लीजिए इंग्लिश का पंक्चुएशन, आपको चिन्हों के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये भी बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद रस, छंद और अलंकार, रस से क्वेश्चन आते हैं, छंद से क्वेश्चन आते हैं, अलंकार से। तो इनमें एक चीज खास पूछी जाती है, कई बार रचना दे दी जाती है, कवियों की रचना दे दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। तो इन चीजों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा पंक्तियों के साथ में, कवियों की पंक्तियों के साथ में जो इंपॉर्टेंट होंगे जरूर डिस्कस करूंगा। उसके बाद है अपठित बोध, जिसको आप बोलते हैं अनसीन पैसेजेस या पैराग्राफ जो आपको दिए होते हैं और उसको पढ़ के आपको समझना होता है, उसके आधार पे जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर आप देंगे। साथ में अब जो दूसरा पोर्शन है, यहां तक का पोर्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा पोर्शन मैंने यहां पे लिख रखा है, आपसे पूछेगा हिंदी का इतिहास, हिंदी का इतिहास पूछेगा। विकास, हिंदी का विकास कैसे हुआ ये पूछेगा। और हिंदी का संवैधानिक संबंध क्या है, संविधान में इससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद है, कब इससे संबंधित कोई संशोधन हुआ, ये आपसे पूछेगा। तो सीधे चलते हैं फिर हम हिंदी साहित्य की तरफ। हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो मुख्यतः 4 कालों में किया गया है। सबसे पहले आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है भक्ति काल, जिसको भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कवि हुए और ज्यादातर भक्त कवि हुए, जैसे कबीर हुए, तुलसी हुए, रैदास हुए, तो ये सब लोग आते हैं भक्ति काल में। उसके बाद रीतिकाल, रीतिकाल इसके बाद का टाइम है, एक छोटा सा काल है। रीतिकाल के जो सबसे फेमस कवि हैं वो हैं बिहारी और उनकी रचना है बिहारी सतसई। तो हम इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे कि कौन से में कौन सा कवि हुआ, उनकी रचना क्या है और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। उसके बाद आधुनिक काल, जो आधुनिक काल है वो क्रमशः 6 भागों में बटा हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास स्पेस कम था इसलिए मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। सबसे पहले भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उनके ऊपर ये भारतेंदु युग चला है। उसके बाद द्विवेदी युग है। उसके बाद हम छायावाद को पढ़ेंगे, देन हम प्रगतिवाद को पढ़ेंगे, देन हम प्रयोगवाद को, और उसके बाद जो अभी समय माना जाता है वो नई कविता का माना जाता है। तो हम ये चीज समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे और इनसे संबंधित कौन कौन से कवि हैं, लेखक हैं, कितनी तरह की कृतियां होती हैं वो चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे तार सप्तक, तार सप्तक का नाम आपने जरूर सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तार सप्तक से संबंधित कवि कौन से हैं ये जरूरी चीज है। उसके बाद है प्रमुख कवियों के जन्म स्थान और जन्म समय, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। आप सबको पता है जेल वार्डन का एग्जाम हुआ है और आपको बोर्ड का मन समझ में आ गया होगा कि हिंदी का पेपर आपका बिल्कुल इजी नहीं होने वाला है, आपको गहराई में जाना पड़ेगा और इस गहराई में जाने के लिए, साथ देने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आप इन सब चीजों को देखते रहिए, समझते रहिए। उसके बाद प्रमुख कवियों के गुरु, प्रमुख कवियों के गुरु भी माने जाते हैं। जैसे कबीर जी के बारे में, कबीरदास के बारे में बात होती है कि कबीर के गुरु कौन है, रैदास के गुरु कौन है, तो स्वामी रामानंद उनके गुरु कहलाते हैं। तो यहां से इस तरह बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तुलसीदास के गुरु कौन है, स्वामी नरहरिदास या नरहरियानंद। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद प्रमुख रचनाएं एवं पुस्तकें और उनके लेखक या उनके लेखक, ये चीज पूछी जाती है, प्रमुख रचनाएं, पुस्तकें। और आखिरी जो जेल वार्डन में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एंशियंट भी पूछे गए, मतलब पुराने ही पूछे गए हैं, 1800 के आसपास के पूछे गए हैं, तो हम इनको देखेंगे। इसमें देखिए हिंदी भाषा संबंधित पुरस्कार, तो कौन कौन से पुरस्कार हैं, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे प्रसिद्ध है, तो इस बारे में हम देखेंगे, समझेंगे। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका हिंदी का और मैं आपको इसमें से एक एक चीज पढ़ाऊंगा। आपको ये मैक्सिमम शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों को चैनल पे जोड़ना है जिससे सबका भला हो सके। आपको ना पेड कोर्सेज बेचे जाएंगे। देखिए सबकी अपनी मर्जी है, सबकी अपनी जिंदगी होती है, पर मुझे आपसे सच में कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे वर्दी चाहिए और मैक्सिमम शेयर
शेयर चाहिए, इस कामना के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं। साथ में अब देखो दूसरा जो टॉपिक है मैंने हिंदी के साथ बताया था आपको, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। यहां से कौन कौन से टॉपिक है आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप हिंदी स्वयं पढ़ सकते हैं, आप गणित स्वयं पढ़ सकते हैं, रीजनिंग स्वयं पढ़ सकते हैं, पर जो मूल विधि के सेक्शन की बात आ जाती है तो आपको किसी न किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, और वो सहारा हूं आपके लिए फिलहाल मैं बनना चाहता हूं। सहारे तो बहुत मिल जाएंगे पर आप मुझे इसमें अपना सहभागी बनाइए। तो पहला टॉपिक है इसमें आईपीसी और सीआरपीसी, यानी कि इंडियन पीनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी को हिंदी में कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। तो आईपीसी में क्या चीज होती है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया और उस अपराध का दंड क्या है, ये प्रावधान मिलते हैं आईपीसी में। और वह अपराधी, किसी व्यक्ति को अपराधी आईपीसी सिद्ध कर देती है, बता देती है, उसके दंड का प्रावधान कर देती है, तो उस व्यक्ति को कोर्ट तक कैसे लेके आया जाएगा, उसको दंड देने की जितनी प्रक्रिया है वो सब सीआरपीसी के अंतर्गत आपको पढ़नी होंगी। तो ये सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। दूसरी बात है कुछ एक्ट्स हैं, कुछ अधिनियम हैं जिनके बारे में आपको मुख्य धाराएं जानने की जरूरत है। हर एक्ट को पूरी तरह से आपको नहीं पढ़ना है। तो दूसरा जो एक्ट है वो घरेलू हिंसा से संबंधित है, और उसी के साथ में बाल संरक्षण अधिनियम, इस तरह से कुछ है, मतलब महिलाओं एवं बालकों के संरक्षण संबंधित अधिनियम है। तो हमको घरेलू हिंसा पढ़ना है, और एक पोक्सो एक्ट होता है वो हमको पढ़ेंगे, हम वो देखेंगे। साथ में मोटर वाहन अधिनियम होता है। देखो आपको ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, आपको ये चीजें इसलिए पढ़ाई जा रही हैं क्योंकि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप कल कानून के साथ जुड़ेंगे, कानून से सीधे जुड़ने वाले हैं। बिना कानून के आपका कोई काम नहीं है। आपको पता होगा एफआईआर लिखने का अधिकार इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को होता है। तो आप आगे चल के क्या होंगे, कहीं कहीं चौकी इंचार्ज भी बना दिया जाता है सब इंस्पेक्टर को। तो किंग ऑफ सीआरपीसी कहते हैं इंस्पेक्टर को, किंग ऑफ सीआरपीसी, मतलब इतनी पावर्स होती हैं। तो ये सब चीजें आपके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। जितनी आपकी नॉलेज होती है उतने ही आपकी वैल्यू सोसाइटी में बढ़ती है, डिपार्टमेंट में बढ़ती है। तो आपको नॉलेज अच्छे से गेन कर लेनी है। तो मोटर वाहन अधिनियम है जिसके अंतर्गत चालान काटे जाते हैं, उसी की धाराओं के अंतर्गत। फिर हमको पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक दो एक्ट हैं, उनके बारे में समझना है कि कब लागू हुए, कुछ मुख्य प्रावधान क्या है, और संविधान से किस प्रकार संबंध है इनका, ये समझना है। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण के मामले हैं, और मानवाधिकार को हम अच्छे समझेंगे। भारतीय संविधान में जो भाग 3 है वो पूरा मौलिक अधिकार यानी कि नैसर्गिक अधिकार, इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। उन सबको हम संविधान वाली अलग से सेक्शन में कवर करेंगे। उसके बाद सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये पढ़ना है। आयकर अधिनियम को हमको थोड़ा देखना है। आयकर अधिनियम की एक धारा है 80C, वो आपने बहुत ज्यादा यूज होती देखी होगी। तो आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत जो ट्रस्ट होते हैं वो कर मुक्त होते हैं, वो कर मुक्त होते हैं। उनके पास जितनी भी आय आती है वो कर मुक्त होते हैं। बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो 80C के तहत, वो आयकर का ही, आयकर अधिनियम की एक धारा है 80C, 80 गए, ये पूछी जाती है, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो NS से होता है, जैसे रासुका आप बोलते हैं, रासुका वो यही है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ही आता है। तो ये हमको पढ़ना है। उसके बाद IT अधिनियम, देखो IT अधिनियम क्यों पढ़ाया जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आपको पता है कि पुलिस का काम होता है अपराध को नियंत्रित करना, अपराध की छानबीन करना और उनको निपटाना। तो आज पुलिस के सामने साइबर अपराध नाम से एक बहुत बड़ा अपराध का क्षेत्र है जिसको कवर करना उसके लिए जरूरी है। तो आपको IT अधिनियम के बारे में, साइबर अपराध के बारे में, इन संबंध में जो प्रावधान है उनके बारे में मोटा मोटा पता होना चाहिए। साथ में जनहित याचिका, जनहित याचिका के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय दिए हैं, जो ऐतिहासिक निर्णय बने हैं, जिनका आधार मान के अन्य जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और लोक अदालतें हैं, वो उनको आधार बनाकर निर्णय देते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जैसे कि केशवानंद भारती मामला है 1973 का, उसमें भारत के संविधान की प्रस्तावना को भारत का अंग माना गया है, तथा एक चीज और भी की गई है कि हम उसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। तो इस तरह के तमाम निर्णय हैं जिनको हमको देखना है। साथ में भूमि सुधार और भूमि अधिग्रहण संबंधित मामले हमको देखने हैं। देखो अभी कृषि से संबंधित आंदोलन चल रहे हैं, कृषि में कानून में बदलाव किए गए हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सब चीज मैं आपको समझाऊंगा, इससे आपके प्रश्न बनने तय हैं। उसके बाद संविधान, संविधान तो पूरा ही है, इसमें जो जो टॉपिक है मैं आपको पर्टिकुलर एक एक टॉपिक की वीडियो दूंगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं,
हिंदी में मैक्सिमम टॉपिक्स की मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो ही दे पाऊंगा, पर कुछ टॉपिक हैं जिनकी मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा। तो लाइव क्लासेस जब आपको मिलेंगी तो उससे पहले ही मैं आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा या आपको सूचना दे दूंगा, फिर आप मैक्सिमम लोग जुड़ जाइए और अच्छे से पढ़िए। साथ में आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान में आपसे क्या क्या पूछने वाला है। तो विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, जाहिर सी बात है, इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, स्वतंत्रता संग्राम है, यहां से हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा पॉइंट है भूगोल। भूगोल में कौन सा आएगा? विश्व का भूगोल आएगा, भारत का भूगोल आएगा और भौतिक भूगोल आएगा। ये तीनों भूगोल हैं। जब मैं आपको भूगोल के बारे में कुछ समझाऊंगा, बताऊंगा, तब ये आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद कृषि। देखिए कृषि जो है, जो कृषि है, कृषि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कृषि को पढ़ाऊंगा। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण को हम ऊपर भी देख चुके हैं। यहां पे इस पर्यावरण का जो मतलब है वो पारिस्थितिकी से है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे फूड चेन होती है, फूड वेब होता है, आहार जाल होता है, खाद्य जाल होता है, और पर्यावरण में कैसे कैसे ग्लोबल वार्मिंग, ये टॉपिक वगैरह जो आते हैं, और जो पार्क्स होते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। वो भूगोल के पार्ट हैं, वो पर्यावरण के पार्ट हैं, दियो पढ़ाऊंगा आपको मैं। उसके बाद नगरीकरण एक बहुत बड़ी समस्या है, शहरीकरण, तो इससे प्रश्न आते हैं। एफडीआई से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेश से जो निवेश आता है उससे संबंध से प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपको हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। आज भी अगर आपने, आज मैंने एक एनालिसिस किया था, आज एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है, मैंने एनालिसिस किया है, आप इंफॉर्मेशन नाम से एक प्लेलिस्ट है चैनल में, आप जाके वहां उसको देख सकते हैं। साथ में भारत के पड़ोसी देशों के साथ में कैसे संबंध है, किसके साथ में अच्छे संबंध है, किसके साथ में खराब संबंध है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? कूटनीतिक प्रश्न पूछे जाएंगे। और कौन कौन से संगठनों में भारत है, जो जैसे दक्षेश है, सार्क है, तो ये सब संगठन के मुख्यालय कहाँ हैं, कौन कौन से देश हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का जीके आपसे पूछा जाएगा। यूपी का एग्जाम है, बट डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कई बार रैंकिंग के बारे में पूछ लेता है और थोड़ा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछ लेता है कि जिले की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, तो वहां से चीजें पूछ सकता है। और फाइनली पुलिस अभिरुचि, पुलिस अभिरुचि के वो आपको टेस्ट करना चाहेगा कि क्या आप एक पुलिस वाले बनने के लायक हैं, नहीं है, दैट्स इट। इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ इसमें टेक्निकल पार्ट है, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो ये सब है, आप रुकिए, मैं अभी आता हूं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम गणित और रीजनिंग, यानी मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस है। जितने चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। बुक्स के बारे में, मैथ्स के और रीजनिंग के, और जितने भी जीएस और हिंदी के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन के। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। देखिए मैथ्स में जो पहला टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। ये टॉपिक हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये दूसरा है सरलीकरण। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, आपको बोर्ड मास के आधार पर प्रश्नों को हल करना होता है, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है दशमलव एवं भिन्न। दशमलव और भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, ये है टॉपिक। चौथा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा टॉपिक है रेशो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। फिर छठा टॉपिक है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। अगला है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। और कई जगह काफी सारी बुक्स में परसेंटेज लाभ हानि के साथ में ही डिस्काउंट को दिया रहता है, कई जगह अलग से दिया रहता है, तो मैं इसको फिर भी अलग से बता रहा हूं। डिस्काउंट है, छूट। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है साझा, पार्टनरशिप। देन एवरेज है, औसत। उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी समय और कार्य, समय और दूरी। उसके बाद है चित्रमिति, मेंसुरेशन। 2D और 3D दोनों तरह की इमेज आपको सॉल्व करनी है। उसके बाद बेसिक, ये देखो आता तो सब अर्थमेटिक ही है, पर कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री के आपसे पूछ लेता है, ज्यामिति के पूछ लेता है, बेसिक से, तो वो आपको देखना जरूरी है। और उसके बाद आपका डाटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, एक टॉपिक इसमें रह गया है, घातांक एवं करनी वाला, सर्ट्स एंड इंडिसेस। मैं लिख देता हूं इधर, घातांक एवं करणी, ये टॉपिक है आपका सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो
तो ये इतने सारे टॉपिक हैं आपके, और साथ में आपको ये देखना जरूरी है जो पाई चार्ट है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, पाई चार्ट है, टेबल्स पूछे जाते हैं और ग्राफ आपसे पूछा जाता है। मतलब आपको देखा होगा ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, पाई चार्ट से क्वेश्चन आते हैं और टेबल से क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए रीजनिंग में कैलेंडर से क्वेश्चन आना ही आना है आपका, और घन से जो आपका क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, उससे क्वेश्चन आता है कि इतनी सतह रंगी जाती हैं और इतनी निकाल ली जाती हैं, इस तरह से प्रश्न आता है। तो ये टॉपिक है। उसके बाद क्लॉक से क्वेश्चन आता है, घड़ी से, डाइस यानी पासा से क्वेश्चन आता है। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट, ये सरप्राइज हो गया था पिछली बार तो जो 2017 दिसंबर में एग्जाम हुआ था, तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है। उसके बाद ब्लड रिलेशन है। उसके बाद जो डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, दिशा एवं दूरी के, उनसे प्रश्न आते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे अलग अलग तरीके से, आपको पता होगा, आप तैयारी कर रहे हैं, वेन डायग्राम क्या टॉपिक है। उसके बाद एनालॉजी से क्वेश्चन आता है, सादृश्यता से। तो सादृश्यता के लिए आपका जीके भी स्ट्रांग होना जरूरी है, सादृश्यता प्रश्न आएगा। उसके बाद वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन को ओड मैन आउट भी बोलते हैं कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको एक जो विषम होता है, डिफरेंट होता है, उसको चूज करना होता है। उसके बाद आपका नंबर सीरीज यानी अंकों की श्रृंखला जो होती है उनको बनाना पड़ता है। तो उसमें देखना पड़ता है कि प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, या उसमें क्यूब के हिसाब से, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये आपको देखना जरूरी है। उसके बाद लेटर सीरीज से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अक्षर श्रृंखला इंग्लिश में दिए रहते हैं लेटर, और उसमें क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद क्रम व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ये आपको पता होगा। कोडिंग डिकोडिंग और कूट लेखन और विकूट लेखन, इसको हिंदी में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद शब्द रचना, वर्ड फॉर्मेशन, आपसे एक आपको वर्ड दे देगा और 4 आपको उसके आंसर ऑप्शन में देगा और पूछेगा कि इस वर्ड में से इनमें से कौन सा नहीं बन सकता है, या इस वर्ड में इनमें से कौन सा बन सकता है, इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सारी टेबल मेजें हैं, सारी मेजें कुत्ते हैं, इस तरह से क्वेश्चन करके आपको फाइनल एक डिसीजन पे पहुंचना होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और नॉन वर्बल से पूछेगा, जिसमें आपको आकृतियां दी रहती हैं, उनमें आपको अपनी मेंटल एबिलिटी लगानी होती है। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर ये सारे के सारे टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने आप। मैथ्स में मैथ्स को मैं थोड़ा बाद में शुरू करूंगा, मैथ्स की जिम्मेदारी आप खुद ले लीजिए। बाकी सब जितना भी मैंने आपको बताया, हिंदी में और मूल विधि में, संविधान में, अभिरुचि में, और रीजनिंग के भी, जैसे कैलेंडर हुआ, घड़ी हुआ, पासा हुआ, और मशीन इनपुट आउटपुट, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकी ट्रिक्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आप चैनल को फटाफट शेयर कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कीजिए। जय हिंद, जय भारत।